आज हम लोगों को एक नया केमिकल पढ़ना है जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म। आपके हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी इसी कंपाउंड का है, क्लोरोफॉर्म का। और क्लोरोफॉर्म से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारी बोर्ड परीक्षाओं में आया करते हैं। तो देखो क्लोरोफॉर्म को बेटा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पहले ही क्लोरोफॉर्म के फॉर्मूले को लिख रखा है, CHCl3 फॉर्मूला होता है। क्लोरोफॉर्म इसको अंग्रेजी में भी कहते हैं और हिंदी में भी इसे क्लोरोफॉर्म ही कहा जाता है। अभी सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्लोरोफॉर्म के निर्माण की विधियों को देखेंगे। तो उन निर्माण की विधियों में से भी सबसे पहली विधि है प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण करने की विधि। तो मैंने हेडिंग भी डाल रखी है कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे होगा। और उसके लिए क्लोरोफॉर्म का जब प्रयोगशाला में बना रहे होंगे, जितने भी उपकरण यूज में आएंगे, हमने उनका जो सेटअप है वो बोर्ड में दाईं ओर बना रखा है। देखो बेटा, इसे बर्नर कहते हैं। बर्नर के बाद ये जो है इसको बोलते हैं ऊष्मक। मैंने पहले भी बता रखा है, ऊष्मक 3 प्रकार के होते हैं नॉर्मली, बालू ऊष्मक, जल ऊष्मक और तेल ऊष्मक। कभी भी बर्नर की सहायता से पदार्थ को डायरेक्ट हीट नहीं किया जाता है। तो डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, बर्नर की सहायता से बालू को गर्म करेंगे और बालू को गर्म करने से जब बालू गर्म हो जाएगी वो गोल पेंदी वाले फ्लास्क में उपस्थित कुछ केमिकल्स को गर्म करेगा। अच्छा, होता क्या है, जब ये केमिकल्स गर्म होते हैं तो बनता है क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म जो बनता है वो बनता है वाष्प के रूप में। तो क्लोरोफॉर्म की वाष्प इस नली से, जो यू आकार में लगभग मुड़ी हुई है, इस नली से जाता है। अब क्लोरोफॉर्म की वाष्प जब इस नली से होकर गुजरती है, देखो बेटा यहाँ लिखा हुआ है संघनित्र। संघनित्र का काम होता है ट्यूब के अंदर, नली के अंदर भरी गैस को क्या कर देना, ठंडा। जैसे ही बेटा यहाँ से क्लोरोफॉर्म की वाष्प संघनित्र के बीच में से गुजरती है, क्लोरोफॉर्म की वाष्प का टेम्परेचर, ताप कम हो जाता है। और ताप कम होने से जो क्लोरोफॉर्म गैस के रूप में थी, अब वो कौन से रूप में बदल गई है, द्रव के रूप में। और द्रव के रूप में उपस्थित क्लोरोफॉर्म को हमने एक कोनिकल फ्लास्क, शंक्वाकार फ्लास्क जिसको कहते हैं, उसमें हमने इकट्ठा कर लिया है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात का है कि जो भी हमने क्लोरोफॉर्म को प्राप्त किया है, एक तो द्रवित अर्थात द्रव के रूप में प्राप्त किया है। प्रॉब्लम क्या है, ये क्लोरोफॉर्म कैसी है, अशुद्ध है। तो हमें लास्ट में ये भी देखना होगा कि क्लोरोफॉर्म को शुद्ध करने के लिए हम क्या प्रोसेस यूज कर सकते हैं। तो ये सारा हो गया देखो आपके उपकरण का सेटअप। अभी मैंने लिखा क्या है उसको देखते हैं। प्रयोगशाला के निर्माण में लिखा गया है सर्वप्रथम गोल पेंदी वाले फ्लास्क में। तो भैया ये गोल पेंदी वाला फ्लास्क है, इसमें से एथेनॉल को लेना है या एसीटोन को लेना है। इन दो में से किसी एक केमिकल को लेना है, या तो एथेनॉल को ले लेना आप या एसीटोन को ले लेना, दोनों को एक साथ मत लेना। क्योंकि एथेनॉल को अगर ले लोगे, सॉरी इधर एथेनॉल इधर लिखा था, अगर एथेनॉल को ले लोगे ये भी क्लोरोफॉर्म बनाएगा, और एथेनॉल को ना लेकर अगर आप एसीटोन को ले लोगे तो वो भी क्लोरोफॉर्म बना सकता है। तो इन दो में से एक पदार्थ यूज करना है। और साथ में क्या लिखा हुआ है, लेकर उसमें ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है जिसे विरंजक चूर्ण कहते हो आप। तो विरंजक चूर्ण, और विरंजक चूर्ण में क्या मिलाना है, जल, और जल को मिलाकर बालू ऊष्मक की सहायता से क्या करना है, गर्म करना है। और जैसे ही गर्म करते हो तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। ध्यान देने वाली बात यह कि ये क्लोरोफॉर्म जो है वो वाष्प की अवस्था में होती है। अतः प्राप्त क्लोरोफॉर्म की वाष्प को हम क्या करते हैं, संघनित्र द्वारा ठंडा कर उसे काय में बदल लेते हैं, द्रव के रूप में। एट लास्ट जो सबसे अंत में काम है वो है क्लोरोफॉर्म को शुद्ध करने का। तो आप बहुत सारी चीजें याद मत रखो, 2 चीजें याद रखो क्लोरोफॉर्म को शुद्ध करने के लिए। क्लोरोफॉर्म में सबसे पहले डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, उसे मिलाते हैं, और फिर लास्ट में मिलाते हैं निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को। तो मैंने लिख भी रखा है, क्लोरोफॉर्म में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा उसके बाद या फिर निर्जल कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। आपको बस इतनी लाइन याद रखनी है कि क्लोरोफॉर्म को शुद्ध करने के लिए कौन कौन से केमिकल मिलाए गए हैं। पहला डाइल्यूट NaOH और दूसरा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड। अभी एक और बात को ध्यान देते हैं कि अगर इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखने के लिए आ गई तो रासायनिक अभिक्रिया को कैसे कंप्लीट करोगे। तो देख लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एक लाइन की नहीं बल्कि कई लाइनों की है, उसको ध्यान से देखते हैं।
सबसे पहले आपको हर एक चीज छोड़ देनी है, आप इस पर ध्यान दोगे कि हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल को मिलाना है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का एक और नाम था ब्लीचिंग पाउडर। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लिखा कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल आपस में विक्रिया कैसे करेंगे। ध्यान देने वाली बात है बेटा, अगर जल को समझ सकते हो तो ऐसा लिख लो। ऐसा लिखने से होता क्या है, अभिक्रिया में और आसान लगने लगती है। ध्यान से देखो जरा बेटा, एक OH ये है और एक OH ये है, अर्थात पहला OH और दूसरा OH। अगर C के साथ दो OH लिख दिए जाए तो पहला फॉर्मूला तो बनने वाला है CaOH का होल ट्वाइस। क्यों, एक तो ये OH बन के तैयार हुआ, एक ये OH बन के तैयार हुआ, अर्थात कैल्शियम के साथ OH कितनी बार हो गया, 2 बार। अच्छा, मेरे पास बचता क्या है, क्लोरीन गैस, तो मैं इसको लिख लूंगा क्लोरीन गैस। अच्छा, गैस इसलिए तीर का निशान आप ऊपर के लिए बना सकते हो, या अगर आप तीर का निशान नहीं बनाना चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर G लिख देते, इसका भी अर्थ था गैस है। अब इस क्लोरीन गैस को की अभिक्रिया जो होगी या तो एथेनॉल से होगी या तो एसीटोन से होगी। तो पहली बार मैं क्या सोचता हूं कि हम लोगों ने अभिक्रिया किससे कराई होगी, एथेनॉल से। बाय चांस इस गोल गोल पेनी वाले फ्लास्क में मैंने एथेनॉल को भरा था, एसीटोन को नहीं भरा था। तो चेक कर लेते हैं कि ये जो क्लोरीन गैस बनी है ये एथेनॉल से कैसे अभिक्रिया करेगी। तो भैया एथेनॉल का फॉर्मूला अगर देखा जाए, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। अभिक्रिया होगी क्लोरीन गैस से। ध्यान रखना भैया, बड़े आसानी से अभिक्रिया को छोड़ना नहीं है। देखो सबसे पहले ये 2H 2Cl से विक्रिया करेंगे। अगर 2H 2Cl से विक्रिया करेंगे, पहला पदार्थ बनकर तैयार होगा 2HCl। अच्छा, मैं क्या सोचता हूं, मेरे क्या बचता है, CH3 CH और O, CH3 CH और O बनकर तैयार होगा CH3CHO। बेटा इसका नाम याद रखना, इसका नाम है एसीटैल्डिहाइड। तो कोई अगर इसका नाम पूछे तो भैया नाम याद रखना, एसीटैल्डिहाइड इस कंपाउंड को कहते हैं। फिर क्या हुआ, क्लोरीन गैस अभी एसीटैल्डिहाइड से भी अभिक्रिया करेगी, क्योंकि पात्र में क्लोरीन गैस ज्यादा थी, यह लास्ट तक अभिक्रिया करती रहेगी। तो देखते हैं दूसरे नंबर पर CH3CHO अर्थात एसीटैल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन से होगी तो क्या बनेगा। देखो क्लोरीन से अभिक्रिया होगी, 3 मोल क्लोरीन को यूज किया है, क्यों यूज किया उसको भी देखेंगे। बेटा ये 3H अभिक्रिया करेंगे 3Cl के साथ। अगर 3H 3Cl के साथ अभिक्रिया करेंगे तो बना लेंगे 3HCl। एक और बात बेटा ध्यान देते हैं, देखो जरा, अगर तीनों H 3Cl के साथ निकलकर HCl बना लिए हैं तो आप ध्यान देने वाली बात है, H की जगह क्या हो गई है, खाली। अच्छा, Cl टोटल कितने थे, 6 में से 3 तो खर्च कर लिए तुमने, बचे कितने अभी यहाँ है 3। वो 3Cl को इस खाली H की जगह पे क्या कर दो, रख दो आके, CCl3CHO। ऐसा कंपाउंड बनेगा। जो HCl अलग हुआ था मैंने नीचे लिख दिया। इस कंपाउंड के 2 नाम हैं, कल के दिन आपने एक नाम पढ़ा था, इसका नाम था क्लोरल, और बेटा इसी का एक नाम था और ट्राई क्लोरो एसीटैल्डिहाइड। तो इसका दूसरा नाम है ट्राइक्लोरो एसीटैल्डिहाइड। क्यों, एसीटैल्डिहाइड के सूत्र में 3 क्लोरीन को लगा दिया गया, नाम हो गया ट्राइक्लोरो एसीटैल्डिहाइड। लेकिन अभी भी अभिक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है। अब क्या होगा कि जो हमारे पास क्लोरल है, तो भैया क्लोरल को लिख लेते हैं CCl3CHO। थोड़ा सा अलग तरीके से याद रखना है, CCl3CHO। इसकी अभिक्रिया हुई है। तुम्हें याद होगा जब शुरुआत में हमने ब्लीचिंग पाउडर में जल को मिलाया था, 2 पदार्थ बने थे, उनमें से अभी अभिक्रिया तो केवल क्लोरीन की करवाई थी ना, अर्थात अभिक्रिया में अभी दूसरा पदार्थ सुरक्षित रखा हुआ है। अब ये सुरक्षित रखा हुआ पदार्थ अभिक्रिया करेगा क्लोरल से। तो सुरक्षित रखा हुआ पदार्थ देखो कैसे लिखा जा सकता है, CaOH 2 है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं OH को,
अब भैया अभिक्रिया होगी तो देखो अभिक्रिया करने का तरीका कैसे आप समझोगे, ना समझ में आया तो बताना हमको। देखो कैसे, देखो H थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं ताकि अभिक्रिया समझ में आ जाए। ये H अभिक्रिया कर लेगा CCl3 से, और इधर यहां नीचे वाला H अभिक्रिया कर लेगा CCl3 से। अगर ये HCCl3 से अभिक्रिया कर लेता है, देखो लिख कैसे सकते हैं, CHCl3 CHCl3, अर्थात 2 मोल बन के तैयार होता है क्लोरोफॉर्म। अभी मैं क्या सोचता हूं, जो भी मेरे पास बचा है सब लिख लेते हैं। अच्छा बचता क्या क्या है मेरे पास, ध्यान देने वाली बात है बेटा। देखो सबसे पहली बात तो H कितने बचे हैं, अब 2। अभी लिख लेते हैं कि 2 मेरे पास H बचा हुआ है। कार्बन देखेंगे तो कार्बन भी कितने बचे हैं, 2। बेटा ऑक्सीजन को चेक करेंगे तो 2 ऑक्सीजन यहां और 2 ऑक्सीजन यहां बचा है, अर्थात ऑक्सीजन बचा हुआ है 4। और इसके अलावा अगर कोई चीज देखते हैं तो मेरे पास क्या बचा हुआ है, कैल्शियम। अच्छा कैल्शियम बचा है, उसको बाद में लिखते हैं। ये लो कैल्शियम मैंने बाद में लिख दिया। अभी जरा देख के बताओ, 2H 2C और 4 अगर O हैं तो इनमें से 2 को क्या किया जा सकता है, कॉमन। अगर 2 कॉमन करोगे तो यहां बचेगा H, यहां बचेगा C, क्योंकि 4 O थे तो इसको कैसे लिख सकते हो, डबल O, क्योंकि डबल O का 2 में गुणा होगा तो ऑक्सीजन कितना हो जाएंगे, 4। तो फॉर्मूले को कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। हाँ अगर एक चीज और है, अगर आप अभिक्रिया के अंतिम चरण में लास्ट वाले स्टेप पे इसको नहीं भी लिखते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने क्लोरोफॉर्म को लिख लिया होता है, बस यही फर्क पड़ता है। अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं क्या सोचता हूं कि अगर आपके पास अभिक्रिया में पता चल गया है कि CCl3 H के साथ मिलकर CHCl3 बना रहा है, ये CHCl3 बना रहा है, तो हम बचे हुए अवयवों को जोड़कर ही एक साथ क्या कर दें, लिख दें। और क्योंकि बचे हुए अवयवों में से मैं देखता हूं कि H, C और O में से दो कॉमन हो सकता है, तो मैंने वो कॉमन करके HCOO लिख दिया। और लास्ट में क्या लिखा है, Ca। इसका एक नाम है, उस नाम को देखो पढ़ते हैं। इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। तो इसका नाम अपना ध्यान रखिएगा, कैल्शियम फॉर्मेट इसको कहते हैं। तो हम एक काम करेंगे, पहले तो इसको नोट करेंगे, क्योंकि जब हमने अभिक्रिया के लिए बातें बताई थी हमने लिखा था कि या तो आप C2H5OH का इस्तेमाल कर सकते हो, और या तो अगर आप उसको यूज ना करो तो आप किसको यूज कर सकते हो, एसीटोन को। तो भैया अब समय ये आ गया है कि हम लोग एथेनॉल पर अभिक्रिया को तो दिखा चुके हैं, अब किस पर अभिक्रिया को दिखा लिया जाए, एसीटोन पर। तो जल्दी से इसको नोट कर लेते हैं, फिर आगे की पढ़ाई और करते हैं। अच्छा एथेनॉल से तो बना ही चुके क्लोरोफॉर्म। एक और मैं कह रहा था कि केमिकल में एथेनॉल की जगह पे दूसरा रासायनिक पदार्थ यूज में लाया जा सकता है, जिसका नाम है एसीटोन। तो भैया देखो एसीटोन पर अभिक्रिया कर कैसे हम लोग क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं उसको देखते हैं। अच्छा अभिक्रिया में फर्स्ट स्टेप तो पहले से ही हमको पता है, ब्लीचिंग पाउडर अभिक्रिया करेगा जल से, और जल को कुछ ऐसे लिख लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, HOH के फॉर्म में। देखो पहला OH ये बनेगा और दूसरा OH ये बनेगा, तो पदार्थ बनकर तैयार होगा CaOH का होल ट्वाइस। और बेटा अलग से देखें तो कौन सी गैस मुक्त होगी, क्लोरीन, क्योंकि गैस है तो मैंने तीर का निशान कहाँ के लिए बना रखा है, ऊपर के लिए। अभी क्या है कि पिछली बार एथेनॉल लिया गया था तब अभिक्रिया कंप्लीट हुई थी, इस बार हम लोग एसीटोन लेंगे। देखो यहां से ले लेते हैं एसीटोन, थोड़ा सा पीछे से, CH3COCH3, ये एसीटोन का फॉर्मूला है। इस पर होगी अभिक्रिया Cl2 से, क्लोरीन गैस से। भैया पिछली बार भी क्लोरीन गैस से ही कराई थी। अच्छा तरीका इस बार क्या है भैया, ये जो 3 H हैं, देखो तीर का निशान कहां से आया है, 3 H 3 Cl के साथ अलग हो जाएंगे, तो बनकर तैयार होगा 3HCl। मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास बचा क्या क्या है उसको लिख लेते हैं। देखो C बचा, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड, देखो S तो चले गए, CO बचा, और लास्ट में बचा CH3। एक बात बताओ जरा यार, ये 6 क्लोरीन थे, 3 तो तुमने खर्च कर लिए, बचे हुए 3 उसको यहां जोड़ दिया जाए, तो बचे हुए 3 उन 3 खाली H की जगह पर जोड़ देंगे। अच्छा जैसे ही खाली H की जगह जोड़ेंगे, देखो नाम कैसे पढ़ेंगे इसका, ये फॉर्मूला किसका था, एसीटोन का, उसमें क्लोरीन कितनी बार लगा है, 3,
तो बेटा अगर इसका नाम पूछेगा तो भैया इसका नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरो एसीटोन। तो और कोई नाम पूछता तो भैया बताओ एसीटोन के फॉर्मूले में 3 बार क्लोरीन लगा है, ट्राई क्लोरो एसीटोन इसका नाम बना दिया गया। अभी ट्राई क्लोरो एसीटोन को ले लेना है। देखो ट्राई क्लोरो एसीटोन का फॉर्मूला लिख लेते हैं CCl3 COCS3 CCl3 COCS3 और इसकी अभिक्रिया बंद करानी है। जो बचा हुआ वो चूना जो शुरुआत में बचा था। अच्छा चूने को या तो आप CaOH का होल ट्वाइस लिख लेंगे या ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो CaOH का होल ट्वाइस लिखा हुआ है। अभिक्रिया कैसे होगी देखो, ये H अभिक्रिया कर लेगा CCl3 से, यहां ये H अभिक्रिया कर लेगा CCl3 से। अगर सोचो H CCl3 से अभिक्रिया कर लेता है, कुछ देर पहले आपने एक पदार्थ बनाया था, क्या बनकर तैयार होगा, तो बात होगी सर जी CHCl3 बनेगा, 1 मोल ऊपर से और 1 मोल बनेगा नीचे से, 2 मोल CHCl3। अब कठिन चीज देखो, इसको देखते हैं, Ca अकेला है वहां बाहर लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान से देखने वाली बात है, CH3 C डबल O समझ में आ रहा है ना, एक O ये एक O ये, CH3 C डबल O, एक तो ऊपर लिखा हुआ है और CH3 C डबल O एक कहां लिखा है, नीचे। तो हम ऐसा इसको लिख सकते हैं ना CH3 C डबल O, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है होल ट्वाइस। या तो भैया तुम्हें अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो ऊपर और नीचे दोनों जगह लिख लो। कैसे लिख लो, देखो मैं लिख के दिखाता हूं। ये तुम्हें लगता है कि सर ये वाला नियम हमको कम समझ में आया, तो भैया जरा देखो ऊपर लाइन पे क्या लिखा था, CH3 C डबल O, CH3 C डबल O, नीचे भी लाइन पे CH3 C डबल O, और दोनों को कैल्शियम से जोड़ देना। ये फॉर्मूला भी वही फॉर्मूला है जिसको अभी आपने होल ट्वाइस करके लिखा था। तो दोनों ही फॉर्मूले एक ही हैं और इसका नाम है बेटा कैल्शियम एसीटेट। वो कैल्शियम फॉर्मेट था और यहां बनकर तैयार होता है कैल्शियम एसीटेट। अभिक्रियाओं का तरीका लगभग सिमिलर कह सकते हैं, बशर्ते वो एथेनॉल से बनाया गया, ये एसीटोन से बनाया गया। अभी बात आती है क्या क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला में ही बना सकते हैं, तो हम बताएंगे नहीं भैया, क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला के अतिरिक्त भी बनाया जा सकता है। अच्छा देखो प्रयोगशाला में कब बनाया, जब आपको किसी केमिकल की केवल पहचान मात्र करनी हो, कि आपको लगे बस पदार्थ क्लोरोफॉर्म बन जाए, कैसे भी, थोड़ा बने ज्यादा बने कैसे ही बन जाए, उसके लिए प्रयोगशाला विधि होती है। लेकिन जब आपको पदार्थ बहुत ज्यादा मात्रा में बनाना होता है तो इस बात पर डिपेंड करती है बात कि भैया क्लोरोफॉर्म ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बनकर तैयार हो। तो जब क्लोरोफॉर्म की बहुत ज्यादा मात्रा बनाने के लिए कहे भैया औद्योगिक विधि का प्रयोग करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला भी तो है ही हमारे पास, औद्योगिक विधि भी है क्लोरोफॉर्म को बनाने की। तो उस विधि को पढ़ते हैं कि औद्योगिक विधियों में से कौन कौन सी विधि है जिससे क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। तो भैया अभी तक हम प्रयोगशाला विधि लिख रहे थे, अब हम लोग लिखने वाले हैं औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि। अच्छा बेटा औद्योगिक विधि में भी मेरे पास 2 विधियां हैं। सबसे पहले कहता है मेथेन से। औद्योगिक विधि में पहली विधि है, कहता है मेथेन से आप क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे। सभी को पता है, देखो ये बात कैसे बनाएंगे। अगर आपके पास मेथेन है, उस पर आप क्लोरीन की अभिक्रिया करवाते हो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अभी पिछली क्लास में ये अभिक्रिया करवाई थी बेटा, एक H एक Cl से अभिक्रिया कर रहा था, HCl बनकर अलग हो जाता था, बचता कौन था CH3 और यहां क्या बचता था Cl। मैं कह रहा था अभिक्रिया भी समाप्त नहीं होगी, फिर से Cl2 से होगी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, फिर एक H एक Cl को लेके अलग हो जाएगा, लिख लेंगे HCl। मैं क्या सोचता हूं जो भी बचा है सबको लिख लो, सबको लिखोगे तो बन जाएगा CH2Cl2। अच्छा अभिक्रिया और भी हो सकती है, एक बार फिर से क्लोरीन से करवा दिया जाए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, फिर से HCl से अभिक्रिया कर लेगा और बनकर तैयार होगा CHCl3। अभी लास्ट स्टेप बचा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन अभी है कार्बन के पास, फिर से Cl2 से अभिक्रिया होगी
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लास्ट वाला HCl से विक्रिया कर लेगा, HCl बनाएगा और बेटा पदार्थ बनकर तैयार होगा CCl4। अच्छा, इसमें से लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि 4 पदार्थ बन रहे हैं, क्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, या जिसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म, और लास्ट में चौथा पदार्थ बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये सारे के सारे पदार्थ एक ही बर्तन में बनने वाले हैं। तब अगर तुम अपने दिमाग पर जोर डालोगे और पिछली क्लास को थोड़ा सा याद करोगे तो तुमको हल्का सा याद ऐसा आने वाला है कि अगर इस बात पर, इस अभिक्रिया के दौरान पात्र में 4 पदार्थों को पाया गया है, तो हम इन चारों पदार्थों को अगर एक दूसरे से अलग करना चाहें, भैया क्यों अलग करना चाहें? क्योंकि हमें कौन सा पदार्थ चाहिए? क्लोरोफॉर्म। हमें बाकी सारे पदार्थ मेरे लिए शुद्ध ही हैं, बेकार हैं, तो हम चाहेंगे क्लोरोफॉर्म को रोककर बाकी सारे पदार्थों को हटा दिया जाए। तभी आपको याद होगा एक विशेष प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है इन सभी पदार्थों को एक दूसरे से अलग करने के लिए, और उस विधि का नाम था प्रभाजी आशवन विधि। तो अब मैं ये वाली बात नहीं लिख रहा हूं कि अभिक्रिया के दौरान प्राप्त उत्पादों को एक दूसरे से पृथक करने के लिए प्रभाजी आशवन विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पिछली क्लास पे आप ये बात लिख चुके हैं, इसको यहीं से छोड़ते हैं। अभी एक और अंतिम विधि है जिससे आप क्लोरोफॉर्म बना सकते हो। कहता है कार्बन टेट्राक्लोराइड से भैया कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CCl4। इससे अभिक्रिया होनी है, और अभिक्रिया किससे होगी यह भी ध्यान रखना है, Fe की वाष्प से 2 मोल नवजात हाइड्रोजन की अभिक्रिया होनी है। जैसे ही Fe को जलवाष्प के कांटेक्ट में लाएंगे, नवजात हाइड्रोजन का निर्माण होगा, और वो नवजात हाइड्रोजन अभिक्रिया करेगा CCl4 से। कैसे करेगा उसको देखते हैं। बेटा इस CCl4 को ऐसे लिख लेते हैं, देखो CCl3 सिंगल बॉन्ड Cl। देखो लिखा तो CCl4 ही है, बस इसको लिखने के तरीके थोड़े से मैंने बदल रखे। होगा क्या, ये 2H आएगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक H देगा राइट साइड पे और एक H देगा लेफ्ट साइड पे। भाई 2 H है, दोनों को मैंने बांट दिया। H किससे अभिक्रिया कर लेगा? Cl से, HCl, और बेटा इधर पदार्थ कौन सा बनने वाला है? CHCl3। CHCl3। तुम चाहो तो CCl4 डायरेक्ट लिख लो। एक प्रकार से मैं अभिक्रिया और बता सकता था इसी को। CCl4 को ऐसे लिखेंगे आप, अभिक्रिया होगी 2H से, तो बिल्कुल आसान सा, दोनों H अलग अलग कर लेते हैं। ये वाला भाग एक साथ अभिक्रिया कर लेगा, HCl बना लेगा, और ध्यान देने वाली बात, जब HCl बना के अलग हो जाएगा तो कार्बन का ये बॉन्ड खाली हो जाएगा, उसकी जगह पे दूसरा वाला H क्या कर दिया जाए? लगा दिया जाए, तो भी सूत्र बन जाएगा CHCl3। तो अब अभिक्रिया में से दोनों प्रकार से कर सकते थे, जो भी आपको बेटर लगता। हमको ये सही लगा, हमने इस प्रकार से अभिक्रिया कर दी। क्लोरोफॉर्म को बनाने की सभी विधियां पर रखी हैं, इसको जल्दी से नोट करेंगे। अभी पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण और फिर इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं। अगली हेडिंग लिखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, और CHCl3 का अर्थ है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म के कुछ भौतिक गुण पढ़ेंगे। पहले नंबर पे लिखा है क्लोरोफॉर्म जो है यह एक रंगहीन मीठी गंध वाला द्रव है। अब ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि मीठी गंध का मतलब क्या है? स्वाद तो नहीं दे दिया, नहीं भैया। अगर कोई गैस सूंघने में अच्छी लगती है तो भैया ऐसी गंध को हम लोग कौन सी गंध बोल देते हैं? मीठी गंध वाला। मीठे से आप स्वाद मत समझ लेना इसका, मीठी गंध वाला गैस का मतलब होता है इसकी सुगंध अच्छी लगती है। दूसरा नंबर लिखा हुआ कहता है यह वाष्पशील होता है, बिल्कुल द्रव पदार्थ है और शीघ्रता से काहे के रूप में बदल जाता है? वाष्प के रूप में बदल जाता है। अच्छा, एक और चीज है, क्लोरोफॉर्म एक ऐसा पदार्थ है ज्वलनशील और इसकी ज्वलनशीलता काफी अधिक होती है। अगला नंबर लिखा है कि जल में कैसा है? अघुलनशील। अच्छा, कोई जल में अघुलनशील है अगर क्लोरोफॉर्म, तो उसका रीजन आसानी से दिया जा सकता है। क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म ऐसा पदार्थ है जो कि कार्बनिक है, और जल कैसा है? अकार्बनिक। तो कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ में घुलता नहीं है, ऐसे ही क्लोरोफॉर्म जल में घुलने वाला नहीं है। लेकिन
कार्बनिक विलायकों में क्लोरोफॉर्म घुल जाता है। तो उसका रीजन है भैया क्लोरोफॉर्म भी कार्बनिक है, जैसे ही इसको कार्बनिक विलायक में घोलेंगे क्लोरोफॉर्म कार्बनिक होने के कारण कार्बनिक विलायक में आसानी से घुल जाएगा। अच्छा, इसका एक और रीजन दे सकते थे कि क्लोरोफॉर्म और जल दोनों के डेंसिटी में काफ़ी ज़्यादा, घनत्व में बहुत अंतर होता है, इसलिए जल में क्लोरोफॉर्म नहीं घुलता है। एक रीजन देना होता है, एक दे देना अगर पूछ ले तुमसे तो। अभी नेक्स्ट नंबर आता है, कहता है इसे सूंघने पर बेहोशी आ जाती है। मैंने बताया भी था क्लोरोफॉर्म एक ऐसी दवा है जिसे सूंघने पर क्या आ जाती है, बेहोशी। तो अभी और आगे इसका पढ़ते हैं। कहता है इसका घनत्व तो जल से अधिक होता है। मैंने ये वाली बात देखो ऊपर भी बताई थी कि घुलनशीलता पर पूछे तो भैया जल के घनत्व को तुरंत सम्मिलित कर सकते हैं। इसमें से क्लोरोफॉर्म का घनत्व अधिक होता है और जल का घनत्व कैसा होता है, कम होता है। तो भौतिक गुणों में से कुछ गुण कारण सहित तैयार करके रखने हैं। अभी आ जाता है, कहता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं करता है? तो भाई क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया तो बहुत सारी करता है और इसकी सारी अभिक्रियाएं जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म में हैं। भैया एक एक अभिक्रिया को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया है और बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली भी अभिक्रिया है, कहता है वायु से क्रिया। कि अगर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया वायु से हो जाती है तो क्या होगा? बेटा क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। अगर ये अभिक्रिया कर लेता है वायु से तो भैया मैं यहां लिख देता हूं कि अभिक्रिया हो गई वायु से। अच्छा, वायु से अभिक्रिया होने पर होता क्या, इस बात पर चर्चा करते हैं। एक H एक Cl को लेकर अलग हो जाता है। सोचो अगर HCl को लेकर अलग हो गया तो पहला पदार्थ जो बनकर तैयार हुआ वो क्या हुआ, HCl। सोचने वाली बात है, मेरे पास बचा क्या, C बचा, O बचा और Cl तीन जरूर थे पहले, लेकिन एक Cl तो क्योंकि निकल गया है तो बचा हुआ पदार्थ है COCl2। नाम याद रखना इसका, इस पदार्थ का नाम है फॉस्जीन और ये एक प्रकार की क्या है, गैस। और फॉस्जीन गैस में एक और बात याद रख लेना, अगर भैया दिमाग काम करता रहे तो कैसा, कि फॉस्जीन एक बहुत ही कैसी गैस है, विषैली गैस है। तभी एक अभी मैं क्या सोचता हूं, मेरे दिमाग में एक बात आती है, क्लोरोफॉर्म थी दवा, अर्थात ये इलाज के लिए यूज में आती थी, अच्छा था, बेटर था। लेकिन अगर इसको धोखे से भी आपने वायु के कांटेक्ट में रख दिया, कैसे वायु के कांटेक्ट में रख दिया, क्लोरोफॉर्म की आपके पास बोतल थी, आपने उसको खोलकर कहां रख दिया, बाहर। हुआ क्या, वो वायु से क्या कर लेगा, अभिक्रिया, और अभिक्रिया करते हुए कौन सी गैस में बदल जाएगी, फॉस्जीन गैस में बदल जाएगी, जो कि कैसी गैस है, विषैली। अभी क्या है कि जो चीज आप दवा के रूप में यूज करते रहे अब वो एक विषैले पदार्थ में बदल गया है और विषैले पदार्थ में बदल जाने की वजह से भैया अब इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो मैं कभी भी इस बात को याद रखूंगा कि क्लोरोफॉर्म की बोतल को वायु से बचा करके ही रखनी चाहिए। अच्छा, इसका रीजन है कि क्लोरोफॉर्म की बोतल जब भी आप देखोगे क्लोरोफॉर्म में दो विशेषताएं मिलेंगी। हालांकि मैं इसका क्वेश्चन लास्ट में करवाऊंगा, लेकिन फिर भी अभी सोच लेते हैं। क्लोरोफॉर्म की ये बोतल है, जैसे ये ढक्कन है, ठीक है, अब इतना अच्छा बोतल नहीं बना पाते हैं लेकिन ठीक है। ये एक तो अन्य आपने पदार्थ देखे होंगे, दवाएं देखी होंगी, सिरप देखे होंगे, उसमें से सिरप यहां तक भर के दिया जाता है, बाकी ऊपर ये जगह खाली रहती है। क्लोरोफॉर्म का ऐसा बोतल आपको मिलेगा जिसमें दवा बिल्कुल ऊपर तक भरी होगी, ये वाला बिल्कुल लास्ट तक, बिल्कुल जो ढक्कन होता है वहां तक बंद होगी। अच्छा, जानते हो रीजन क्या है? क्योंकि अगर वो क्लोरोफॉर्म को यहां तक भर देगा तो इस एरिया पर क्या हो जाएगी, वायु। भाई कोई ना कोई गैस अर्थात वायु रहेगी और वायु उस क्लोरोफॉर्म को अभिक्रिया करके उसे कैसी गैस में बदल देगा, जहरीली। और भैया यही तो हमको होने नहीं देना है, क्लोरोफॉर्म को सुरक्षित रखना है। तो पहली चीज, वायु से बचा करके रखने के लिए क्लोरोफॉर्म को कहां तक भरते हैं, बिल्कुल ऊपर गर्दन तक। ऐसा बोलते हैं क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग की बोतलों में गर्दन तक भरकर क्यों रखा जाता है, तो उसको बता दें, गहरे रंग की बोतल में की बात बाद में करेंगे। गर्दन तक भरकर क्यों रखा जाता है, ताकि बोतल के अंदर वायु का एक भी पार्टिकल ना आ पाए। क्यों ना आ पाए, क्योंकि वायु का पार्टिकल आ गया तो वो तुरंत कौन सी गैस में बदल जाएगा, फॉस्जीन, जो कि कैसी होती है, विषैली। एक और चीज, क्लोरोफॉर्म की बोतल जो बनी होगी बेटा वो डार्क ब्राउन कलर की बनी होगी। कभी भी ये ट्रांसपेरेंट बोतल में तो रखा ही नहीं होगा। ज्यादातर सिरप भी तुमने देखा होगा, क्यों नहीं होगा,
क्योंकि अगर क्लोरोफॉर्म धूप के कांटेक्ट में आ जाए, देखो गहरे भूरी रंग की बोतल में क्या होगा कि धूप पार करके बोतल के अंदर नहीं जाएगी और क्लोरोफॉर्म सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर धूप उस बोतल को पार करके अंदर चली गई तो क्लोरोफॉर्म की फास्जीन में बदलने की स्पीड कैसी हो जाती है? तेज। तो हम जानते हैं धूप से स्पीड तेज होगी तो हम धूप को अंदर जाने ही नहीं देंगे, इसलिए बोतल हम कैसे रंग की बनाएंगे? गहरे भूरे रंग की बोतल बनाएंगे। और ये भी कहना गलत है कि हमेशा गहरे भूरे रंग की बोतल बनाओ, भैया किसी भी रंग की बनाओ, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखो कि सूर्य का प्रकाश बोतल के अंदर ना जा पाए या प्रकाश बोतल के अंदर ना जा पाए। सूर्य का ही प्रकाश नहीं, बिल्कुल प्रकाश कोई भी हो वो बोतल के अंदर ना जा पाए, वो बेटर रहेगा। तो ध्यान रखना है आपको। दो बातें मैं जब भी पूछूंगा कि क्लोरोफॉर्म से बोतल को गहरे रंग की बनाया जाता है तो आप बताओगे सूर्य का प्रकाश अंदर ना जा पाए इसलिए। हम कहेंगे ऊपर तक भर देते हैं तो आप बताओगे क्योंकि वो वायु के कांटेक्ट में ना आए इसलिए। तो ये अभिक्रिया भैया तैयार रखना है और भैया याद भी रखनी है ये बात। अभी पहली अभिक्रिया हो गई वायु से अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया है NaOH या KOH द्वारा अपघटन। अच्छा, ये अपघटन का अर्थ क्या था? बहुत सारी क्लासें पढ़ते चले आए, लेकिन अपघटन का अर्थ कभी कभी क्या होता है हम लोग जान कम पाते हैं। अपघटन का अर्थ होता है किसी पदार्थ का किसी विशेष घटना के दौरान दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाना? टूट जाना। अगर कोई पदार्थ किसी विशेष घटना या विशेष परिस्थिति के दौरान दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, हम इस घटना को कहते हैं कि भैया हमने पदार्थ का क्या करा दिया? अपघटन। अच्छा, अब हमको क्या करना है? NaOH या KOH द्वारा अपघटन कराना है। अर्थात जैसे ही क्लोरोफॉर्म में आप NaOH या KOH मिलाओगे, पदार्थ अपने कई भागों में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इस घटना को कहते हैं NaOH या KOH द्वारा अपघटन। अभिक्रिया देखो, ना समझ में आए तो फिर उसकी बात करेंगे। भैया NaOH या KOH की अपघटन की अभिक्रिया अगर करवानी है तो हमें अभिक्रिया तो क्लोरोफॉर्म से करवानी होगी। क्लोरोफॉर्म का सूत्र जरा देखो, क्या ये वाला सूत्र सही है या गलत हो सकता है? ये वाला सूत्र क्लोरोफॉर्म का सूत्र था CHCl3 और इसकी अभिक्रिया हमें या तो करवा लेनी है NaOH से और या तो करवा लेनी है KOH से। तो भैया मैं क्या सोचता हूं, NaOH से करवा लेते हैं। देखो जरा, NaOH वाली बात ना समझ में आए तब हमको बताना भैया। NaOH 3 मोल क्यों लिया गया? देखो क्यों? क्योंकि ये वाला Cl इस Na से अभिक्रिया करेगा, दूसरा वाला Na दूसरे Cl से अभिक्रिया करेगा और तीसरा वाला Na तीसरे Cl से अभिक्रिया करेगा। तीनों Na तीनों Cl से अभिक्रिया करके पहला पदार्थ बनाकर तैयार करेंगे 3NaCl। अब बेटा ध्यान से देखना इस घटना को। मेरे पास बचा क्या? H सिंगल बॉन्ड C। अच्छा ये बताओ, क्लोरीन के निकल जाने से कार्बन के कितने बॉन्ड का नुकसान हुआ? 3। वो 3 बॉन्ड का नुकसान किससे पूरा होगा? OH से। तो मैंने उन 3 बॉन्ड के खाली हो जाने पर उनकी जगह पर किसको यूज कर लिया? OH। अभी एक लाइन देखो हम लिख रहे हैं यहां पर, बल्कि एक शब्द लिख रहे हैं। पिछली क्लास में आपको 3 घटनाएं यहां बताई गई थी बोर्ड के इस किनारे पर। पहली घटना थी जब किसी कार्बन एटम पर केवल एक OH होता है या एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, कार्बन का वो कंपाउंड स्थायी, टिकाऊ, स्टेबल होता है। लेकिन मैंने बताया जैसे ही एक ही कार्बन पर 2 OH या 3 OH लगने स्टार्ट हो जाते हैं, कंपाउंड जो होता है वो अनस्टेबल या अस्थायी हो जाता है। तो भैया इसमें तो कार्बन में 3 OH लग गए हैं, 2 की तो बात छोड़ो, 3 OH लगे हैं। इसका अर्थ है ये यौगिक बिल्कुल भी स्थायी नहीं। अभी आपको एक और बात याद होगी, अगर आप दिमाग पर जोर डालोगे, अगर कंपाउंड स्थायी नहीं होता था, अस्थायी रहता था, वो टूट जाता था, अपघटित हो जाता था और किसको अलग करता था? जल को। भैया मैं भी जल को अलग करने वाला हूं। देखो जल को कैसे अलग करेंगे, ऐसे अलग कर लीजिए। देखो अगर बेटा ये HOH अगर जल अलग हो गया, भैया यहां जल अलग कर लेते हैं, बचता कौन है इसको देखते हैं। देखो HCOOH, HCOOH।
तो बनकर तैयार होता है HCOOH, और बेटा याद रखना इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। अच्छा, फॉर्मिक एसिड इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि कुछ एसिड ऐसे भी हैं अपने यहां जिनका नाम उनके सोर्स से है। देखो कैसे, फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है चींटी से, और चींटी का लैटिन की लैंग्वेज में नाम है फॉर्मिका। अब सोचो, चींटी का नाम फॉर्मिका है और फॉर्मिका से ये एसिड प्राप्त होता है, इसलिए एसिड का नाम क्या रख दिया गया? फॉर्मिक एसिड। वैसे IUPAC में इसको मेथेनोइक एसिड कहते हैं। चींटी के डंक में, ततैया के डंक में और बिच्छू के डंक में फॉर्मिक एसिड ही होता है जो काटने के दौरान या डंक मारने के दौरान जलन उत्पन्न करता है। तो ये दूसरी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अभी क्या करते हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया और पढ़ते हैं। देखो, अभिक्रिया नाम वाली है, और नाम वाली अभिक्रिया इस बात को पहले से ही बता देते हैं कि भैया अभिक्रिया को बहुत ढंग से तैयार रखना है। फेमस अभिक्रियाओं में से एक है राइमर टीमन या राइमर टीमैन लिखा जा सकता है। वो भी अभिक्रिया अगर लिखेगा, इसी अभिक्रिया की बात हो रही। देखो अभिक्रिया कैसे होगी। फिनॉल की अभिक्रिया करवानी होती है क्लोरोफॉर्म CHCl3 के क्षारीय विलयन से। अच्छा, क्लोरोफॉर्म के क्षारीय विलयन को देखो कैसे लिख सकते हो। क्लोरोफॉर्म को ऐसे लिखो, CH के साथ 3 Cl लगे हुए हैं, और ऐसी सिचुएशन पे बेटा क्षारीय विलयन में से तो NaOH अभिक्रिया देखो करते हैं कैसे होगी अभिक्रिया। देखो तरीका ये है कि तीनों Cl 3 Na को लेके अलग हो जाएगा, जैसे कि पिछली अभिक्रिया में हो गया था। तो भैया 3 Na 3 Cl को अभिक्रिया करके अलग हो जाएगा तो बनेगा 3 NaCl। अच्छा, सोचने वाली बात है, अब मैं अभिक्रिया को बहुत ज्यादा लंबा खींचने वाला नहीं। अच्छा, इसमें से जल अलग हुआ टूटकर, पहले भी जल अलग किया था, इस बार भी टूटकर अलग हुआ। ध्यान से देखते हैं, पहला H, दूसरा H, तीसरा H और चौथा H। देखो इनकी पहचान कैसे बनाते हैं। पहला H, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 H जो है वो 2 O को लेके अलग हो जाएंगे। 4 H अगर 2 O को लेके अलग होंगे तो बन के तैयार होगा 2H2O। अच्छा, एक और चीज ध्यान देते हैं, अब मेरे पास बचा क्या क्या है भैया? तो मेरे पास बचा था ये फिनॉल का फॉर्मूला था, और इस फिनॉल के फॉर्मूले पे यहां पे था H ऑर्थो पोजीशन पे, और उस ऑर्थो पोजीशन के H ने तो जल बना लिया है, तो H जगह क्या हो गई है? खाली। ध्यान से देखते हैं, हमारे पास बचा CH, 3 O थे, 2 O अलग हो गए थे तो 1 O बचा, तो बनकर तैयार होता है CHO। तो इस प्रकार से पदार्थ बनता है, और इस अभिक्रिया का नाम है राइमर टीमैन अभिक्रिया। मैं क्या बोलता हूं, नाम वाली अभिक्रियाएं कभी मत भूलना। तो इनको जल्दी से नोट करते हैं